तनकीद करना एक दूसरे पर, तौहीन-आमेज़ रवैया रखना एक दूसरे के साथ, डिफेंसिव होना और जिम्मेदारी अपनी गलतियों की ना उठाना। और फोर्थ फैक्टर है सर्द महरी। जिस भी शादी के अंदर ये 4 चीजें होंगी, चाहे वो वाइफ इस्तेमाल करे चाहे वो हस्बैंड इस्तेमाल करे, वो शादी ऑन एवरेज 5 साल 2 महीने तक ही चलती है। और वहां पे आगे चल के आप सेपरेशन की तरफ या तो जाएंगे या फिर डाइवोर्स की तरफ जाएंगे। जो रिलेशनशिप मास्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कुदरती तौर पर या सीख कर, जो कि उनके रिश्ते को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाने की तरफ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि वो एक दूसरे की इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ है कि वक्तन फवक्तन एक दूसरे की तारीफ़ व तहसीन करना। इसके अलावा तीसरा अहम फैक्टर है कि अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से ओवरऑल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना। अच्छा, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी शादी को खुशगवार बनाने का, वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। तो पांचवा ये है कि अपने लाइफ पार्टनर की तरफ झुकाव रखना या उसके मुखालिफ चलना। 6 फैक्टर जो इसके अंदर है कि लाइफ पार्टनर अपने स्पाउस के उन ख्वाबों को जानता है और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उन ख्वाबों की तामीर पाने के लिए अपने स्पाउस को सपोर्ट भी करता है। 7th जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, कोई शेयर्ड मीनिंग भी होना जिंदगी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मदद करते हैं ऐसी फैमिलीज़ की जिनका कोई ना कोई प्यारा एडिक्शन का शिकार हो। मगर आज के इस प्रोग्राम में हम आज शादी के मौजू पर बात करेंगे। और हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि शादी कोई ऐसा फिनोमेना है जिसको करने के लिए भी लोग बहुत बेचैन होते हैं और जिसको करने के बाद भी ज़िंदगी में चैन नहीं होता। तो आज इसी फिनोमेना पे हमारी माहिर से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। मैडम उज़्मा सदाकत जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट के तौर पर शामिल होती हैं, वो पाकिस्तान की माया नाज माहिर नफ्सियात हैं और फैमिली इंटरवेंशन में इनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही शानदार है और बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ ये काम करती हैं। विलिंग वेज की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम भी हैं और अमेरिका से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो इंटरवेंशन में हासिल की है वो बहुत ही काबिल कदर है। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? क्या ये कोई ख़ास लोग होते हैं, कोई म्यूटेंट्स होते हैं, कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं जिनकी शादियाँ कामयाब हैं? वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी शादी जो है वो कामयाब होती है? क्योंकि ज़्यादातर जो मिथ्स हैं या जो कहावतें मशहूर हैं कि जैसे कहा जाता है कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, या जितने लतीफ़े बने हुए हैं वो स्पाउसल रिलेशनशिप पे, उनको पढ़ के भी अंदाज़ा होता है कि ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वहाँ पे चूँकि कल्चर बाउंड इतना ज़्यादा नहीं करता कि आपको इकट्ठे ही रहना है, चाहे आपके अंदर जितने भी तजादात क्यों ना हो, तो वहाँ कामयाब शादी से मुराद है कि आप जब भी किसी मैरिज के अंदर होते हैं तो आप उस रिश्ते को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में चूंकि हमारा कल्चर काफ़ी बाउंड करता है एक दूसरे के साथ रहने को, घर वाले इजाज़त नहीं देते कि आप सेपरेशन की तरफ जाएं, या हमारे कल्चर में इवन सेपरेशन को या डाइवोर्स को काफ़ी नापसंदीदा कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे रिश्ते को खुशगवार बनाने के ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, सिर्फ इस चीज़ पे ज़ोर दिया जाता है कि अगर आप साल हा साल इकट्ठे रहेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। और मेरे पास जब भी कपल्स आते हैं, इंटरेक्ट मैं उनसे करती हूँ, तो आमतौर पे 40 इयर्स की मैरिज के बाद अगर कोई कपल मेरे पास आए और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी शादी या ये 40 साल आपने ज़िंदगी के एक काफ़ी तवील हिस्सा जो एक दूसरे के साथ गुजारा, तो कैसे गुजारा, तो जवाब उनका ये होता है कि बस गुजारा ही हो रहा है। सो यहाँ पे शादी की कामयाबी को हम थोड़ा डिफरेंट कंसिडर करते हैं, बट शादी वही कामयाब है जिसमें जहाँ पर आपके साल भी ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एक खुशगवार रिलेशनशिप भी एक दूसरे के साथ आप इंजॉय करते हो, तो यही कामयाबी बेसिकली कंसिडर की जाएगी। जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों की शादियाँ कामयाब क्यों होती हैं और कुछ लोगों की नहीं हो पाती और वो सेपरेशन या डाइवोर्स के सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं, तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड्स हैं। वो लोग जो कि शादी को कामयाब बनाते हैं और जो नहीं बना पाते, ये दोनों पार्टियां कुछ मुख्तलिफ कर रही होती हैं एक दूसरे से। और जो मैरिज को अच्छा बना सकते हैं, अगर हम उनकी लाइफ को
क्लोजली वॉच करें तो वो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट बिहेवियर्स कर रहे होते हैं जिससे इवेंचुअली उनकी शादी जो है वो कामयाबी से हमकनार हो रही होती है, यानी उनका इज़्दिवाजी रिश्ता जो है वो खुशगवार होता है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग काफ़ी कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस एक दूसरे के साथ ज़्यादा उनका बिल्ड होता है, एक रिश्ता जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं। जबकि वो लोग जो कि सेपरेशन की तरफ चल पड़ते हैं या डाइवोर्स की तरफ चल पड़ते हैं तो आमतौर पर माहिरीन जो कहते हैं कि जो भी लोग 4 रिलेशनशिप ब्रेकर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें तनकीद करना एक दूसरे पर, तौहीन-आमेज़ रवैया रखना एक दूसरे के साथ, डिफेंसिव होना और जिम्मेदारी अपनी गलतियों की ना उठाना, और फोर्थ फैक्टर है सर्द महरी। जिस भी शादी के अंदर ये 4 चीज़ें होंगी, चाहे वो वाइफ इस्तेमाल करे चाहे वो हस्बैंड इस्तेमाल करे, वो शादी ऑन एवरेज 5 साल 2 महीने तक ही चलती है और वहाँ पे आगे चल के आप सेपरेशन की तरफ या तो जाएंगे या फिर डाइवोर्स की तरफ जाएंगे। दूसरी एक अहम चीज़ माहिरीन जो बताते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर कोई मियाँ बीवी ये चारों रिलेशनशिप ब्रेकर्स इस्तेमाल नहीं करते तो तब भी ये इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाता कि उनकी शादी बड़ी अच्छी गुजरेगी, बल्कि बहुत सारे रिश्तों के अंदर मियाँ बीवी जो हैं इन चारों रिलेशनशिप ब्रेकर्स को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो इमोशनली एक दूसरे से डिसंगेज होते हैं। सो ऐसी मैरिज भी बहुत सारे साल साथ गुजारने के बावजूद भी कोई कामयाबी से हमकनार नहीं होती। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जहाँ कुर्बानी का रिवाज बहुत ज़्यादा है, हम बच्चों की खातिर, बाज़ औक़ात पेरेंट्स की खातिर, बाज़ औक़ात ख़ानदानी नॉर्म्स और उनकी उसमें हम बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो क्या रेशो है हमारे मुल्क में इस तरह की शादियों की? जो मैं जिन बातों का हवाला दे रही हूँ ये रिसर्च के ऊपर ही मबनी है कि ऑन एवरेज ऐसे कपल्स को देखा गया है कि तकरीबन 16 साल 2 महीने ये शादी इनकी चलती है, उसके बाद ये सेपरेशन की तरफ ही चल पड़ते हैं या डाइवोर्स की तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा, बात मैं करना चाहूँगी ऐसे रिश्तों पर के जो रिलेशनशिप मेकर्स होते हैं या रिलेशनशिप मास्टर्स होते हैं। हम इन्हें अगर 2 हिस्सों में बांट ले कि एक कपल्स वो हैं जो कि रिलेशनशिप मास्टर्स हैं, जो कि अपने रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं, और दूसरे रिलेशनशिप डिजास्टर्स हैं कि वो जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो 1-2 इंच अपने रिश्ते को डैमेज करते हैं और ग्रेजुअली ये डैमेज जो है ये आने वाले सालों में काफ़ी भारी उनके ऊपर गुजरता है। जो रिलेशनशिप मास्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कुदरती तौर पर या सीख कर, जो कि उनके रिश्ते को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाने की तरफ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि वो एक दूसरे की इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। हम तमाम लोग जो हैं शादी से पहले तकरीबन 20 से 22 साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी के अपने इंडिविजुअल तजर्बात होते हैं, कुछ फेलियर्स हमें फेस करना पड़ती हैं लाइफ के अंदर शादी में जाने से पहले। इसके अलावा ज़िंदगी का हर एक का मुख्तलिफ तजर्बा है। सो हर शख्स इनफरादी तौर पे एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ और बिलीव्स रखता है, जो कि ओवर द पीरियड्स वो अपने ज़िंदगी के तजर्बात से सीख कर अहस करता है। ये वैल्यूज़ और बिलीव्स जो हैं, जब भी हम किसी मैरिटल रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम उस मैरिटल रिलेशनशिप में सिर्फ जज्बात और जिस्म लेकर नहीं एंटर होते, बल्कि अपना यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ और बिलीव्स को भी लेकर एंटर होते हैं। अब दूसरा पर्सन जो कि खामन या बीवी हो सकता है, वो भी अपने इंडिविजुअल यूनिक सेट ऑफ बिलीव्स और वैल्यूज़ को रखता है, और जब वो वैल्यूज़ आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाती बेहतर तरीके से या एक दूसरे के साथ क्लैशेस रखते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो मैरिटल जो काउंसलर्स हैं वो सुजेस्ट करते हैं कि जब भी आप मैरिज के अंदर जाएं तो अपने पार्टनर की वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करें, उसके स्ट्रेसेस को एक्सप्लोर करें, आप उसकी नीड्स को एक्सप्लोर करें, आप उसकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करें। और उसके लिए वो सुजेस्ट करते हैं कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें कि आपको क्या चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर लगती हैं, क्या चीज़ें आसान लगती हैं, कि क्या चीज़ों की वैल्यू आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा है, क्या आप रेड सिग्नल क्रॉस करना ठीक ही समझते हैं या आपको लगता है कि नहीं, कवानीन की पाबंदी करना ज़्यादा अहम चीज़ है, हेल्थ के बारे में लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। सो आप अपने पार्टनर की इनर वर्ल्ड को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको समझ सकेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए उसके साथ रिश्ता बनाना या इस्तवार करना ज़्यादा आसान होता जाएगा। सो ये जो एक्सप्लोरेशन का टाइम है ये शादी से पहले आपको कम मिलता है, लेकिन शादी के बाद आपके पास अबंडेंट टाइम होता है कि आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोर करने से मुराद ये है कि आप फ्रेंडशिप के
एलिमेंट को भी इंक्लूड करें अपनी शादी के अंदर, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के स्ट्रेसेस को नहीं जानते, उसकी नीड्स को नहीं जानते, उसकी वैल्यूज़ को नहीं जानते, बिलीफ सिस्टम को नहीं जानते, तो यकीनी तौर पे आप एक ऐसे बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कि ज़ाहरी तौर पे आपके सामने है, बट इंटरनल उसकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये टोटली आपके सामने चीज़ नहीं है। सो जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपका रिश्ता जो है ये म्यूचुअल ग्राउंड्स के ऊपर आगे बढ़ने की तरफ जाएगा। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ है कि वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे की तारीफ़ व तहसीन करना, यानी अपने पार्टनर से वक्तन फ़वक्तन उसको एडमायर करना, और सिर्फ दिल में एडमायर नहीं करना बल्कि उसकी अच्छी चीज़ों को एक्सप्रेस भी करना और उसकी तारीफ़ करना। जैसे आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि मुझे आपकी फ़लाँ चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है, मुझे दूसरों को आपका हेल्प करना बड़ा ज़बरदस्त लगता है, मुझे आपका जो वैल्यू सिस्टम है कि आप ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं या आप दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, मुझे ये चीज़ आप में बड़ी अच्छी लगती है, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर जो है मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, या आप अपने घर वालों के लिए या हमारे लिए बीवी बच्चों के लिए इतनी मेहनत दिन भर जाकर करते हैं, तो मैं इसको बड़ा एडमायर करती हूँ, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने पार्टनर के अंदर वैल्यू करते हैं उसको सिर्फ जहन और दिल में वैल्यू ना करें बल्कि उसको एक्सप्रेस भी करने की तरफ जाएं। जितना ऑफ्टन आप इन तमाम चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे उतना आपका रिश्ता जो है वो बेहतर होगा। सो एक दूसरे की तहसीनो तारीफ भी करने की तरफ जाएं। इसके अलावा तीसरा अहम फैक्टर है कि अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से ओवरऑल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना। जैसे रिलेशनशिप मास्टर ये कहते हैं, माहिरीन भी ये बताते हैं कि जो भी मियाँ बीवी हैं वो आम तौर पर या तो उनके अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स ओवरराइड कर रहे होते हैं या फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ओवरराइड कर रहे होते हैं, और वो अपने पार्टनर की हर चाल को, हर बात को, हर हरकत को उस पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं जो उनके जहन में होता है। जब भी पार्टनर अपसेट होते हैं किसी बात पे तो यूजुअली वाइफ्स का ख्याल होता है कि ये उन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से उनके हस्बैंड के ये तासुरात हैं। तो बीवियों को खामखा ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कोई कसूर कर दिया जिसका अताबा भी नाजल होने वाला है, बल्कि दुनिया में और भी बड़े सारे लोग हैं जो इर्द गिर्द आपके हस्बैंड के बसते हैं, उन्होंने भी काफ़ी कसूर कर रखे होते हैं। सो हमें फ़ौरन ही ये जो हमें बीवियों को ये जो सोच आती है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, तो ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, जिसका मतलब है कि आपका हस्बैंड आपको शायद टारगेट करना चाहता है आपकी किसी गलती पे। आप अपने बारे में भी पॉजिटिव इमेज रखते हैं और अपने हस्बैंड के हवाले से भी पॉजिटिव इमेज रखते हैं, और जो मसला या परेशानी आपको नजर आता है आप उस पर बातचीत करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी शादी को खुशगवार बनाने का, वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। जैसे बहुत सारे कपल्स जो हैं वो जब भी किसी मुश्किल परेशानी के अंदर होते हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के बीच में आ जाता है तो ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को अंडर द कारपेट फेंक दिया जाए और ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बना लिया जाए और यूं बिहेव किया जाए या प्रिटेंड किया जाए कि एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, तो इससे मसला हल नहीं होगा। बल्कि वो पार्टनर्स जो कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होने के लिए टाइम आउट चाहिए, टाइम आउट देते हैं और फिर वापस उस मसले के ऊपर डिस्कशन करते हैं अच्छे तरीके से और उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, ये पार्टनर्स वो हैं जो कि ज़्यादा बेहतर खुशगवार इज़्दवाजी रिश्ते को इंजॉय करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए बहुत मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि जो बेहतरीन शादीशुदा ज़िंदगियाँ हैं उनके यहाँ कोई मसला नहीं होता। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि हैप्पी मैरिजेस जो होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होते और जो अनहैप्पी मैरिजेस होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, जबकि रिसर्च ये बताती है कि हैप्पी मैरिजेस और अनहैप्पी मैरिजेस में प्रॉब्लम तकरीबन सिमिलर ही होते हैं। लेकिन जो हैप्पी मैरिजेस या हैप्पी कपल्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जबकि जो अनहैप्पी कपल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जब मैनेज नहीं कर पाते तो उनका रिलेशनशिप 1 डिग्री नीचे चला जाता है हर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, और वो अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्टेल करते जाते हैं। सो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक तो उसका स्टार्ट जो है वो न्यूट्रल वे में करें। हमारे यहाँ आमतौर पे हम ये देखते हैं कि वाइफ को अगर कोई कंप्लेंट अपने हस्बैंड से है तो वो उसमें जब भी कंप्लेंट का इजहार करेगी तो वो क्रिटिसाइज करेगी या ब्लेम करेगी, वो डायरेक्टली कभी भी अपनी नीड को स्टेट नहीं करती। फर्ज करें अगर आपने खाने पे कहीं बाहर जाना है और आपके हस्बैंड लेट आए हैं तो आप ये कहने की बजाय कि जब भी खाने पे जाना होता है आप हमेशा ही देर कर देते हैं, ये अब क्रिटिसाइज करना है आपके स्पाउस को, जिसको वो जब लेता है तो वो कहता है अच्छा फिर आज जाती नहीं है।
और आपने पूरी हिस्ट्री बयान कर दी एक ही फिक्रे हाँ, और साथ में अक्सर औकात सिर्फ बात एक फिक्रे तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सुनाया जाता है कि पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, उससे पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था और अगली दफ़ा भी यही कुछ होगा, तो ये ख़राब है, मूड ही मेरा ऑफ कर दिया। जबकि आपको सिर्फ ये कंप्लेंट करने की ज़रूरत है जो इवेंट राइट ना हुआ है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि आज आप लेट आए हैं तो कोई वजह बन गई है रास्ते में। और अगर हस्बैंड कहते हैं कि हाँ मुझे ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई है, तो आप कहते हैं कि अच्छा टाइम पे आप आते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, चलें कोई बात नहीं। और आप अपनी जो आगे आपने टाइम अपना जो लाइन अप किया है काम या एक्टिविटी, आप उस एक्टिविटी के अंदर जो है वो चले जाते हैं। लेकिन एक तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसका बड़ा सादा सा स्टार्ट करें और जो मसला है उसको एज इट इज़ अपने स्पाउस के सामने प्रेजेंट कर दें। नंबर 2, जब आप कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें पॉजिटिव जो इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा करने की तरफ जाएं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई दो लोग आपस में स्पाउसल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव बातों को ज़्यादा उसके अंदर ऐड करते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि कोई भी कपल जब कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है तो अगर एक नेगेटिव इंटरेक्शन के मुकाबले में वो 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी करता है तो वो अच्छे तरीके से ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे बल्कि ये कपल जो है वो एक अच्छी खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी को इंजॉय भी करेंगे। लेकिन जो अनहैप्पी कपल्स होते हैं वो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के दौरान जब एक नेगेटिव बात करते हैं, एक नेगेटिव जुमला बोलते हैं तो एक ही पॉजिटिव जुमला बोलते हैं या 0.8% यानी एक से भी कम पॉजिटिव जुमला बोलते हैं। सो वो कॉन्फ्लिक्ट को ना तो अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और ना ही उनकी मैरिज जो है वो आगे चल के बेहतर गुजरती है। जख्म जो है वो एक दूसरे को देते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के प्रोसीजर ऐसा ही है। और इसी तरह से जो हैप्पी कपल्स होते हैं वो जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो आम तौर पे एक नेगेटिव इंटरेक्शन के मुकाबले में वो 20 पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं, यानी एक मनफी जुमला इक्का दुक्का जो जुबान से निकलता है तो उसके मुकाबले में 20 मुस्बत जुमले भी वो बोलते हैं और ये वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। और जो कपल सीखते हैं मैरिज काउंसलिंग के थ्रू वो डेलिबरेटली भी इन तमाम चीज़ों को करने की तरफ जा सकते हैं। यानी कि ये बात फिर किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आपकी मैरिटल लाइफ में आता है और आप उसको कामयाबी से रिजॉल्व करते हैं तो आपका रिश्ता जो है वो कुछ और बेहतर होने की वो 10 टाइम्स तकरीबन बेहतर हो जाता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है आपका जब भी वो खराब होगा और आप उस मसले को ना सिर्फ अनरिजॉल्व छोड़ेंगे बल्कि आपका रिलेशनशिप भी 10 टाइम्स नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से तो ना सिर्फ वो मसला आपका ख़त्म होता है बल्कि आपका रिलेशनशिप भी 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बेहतर होने की तरफ जाता है। सो एक तो कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ उसका सॉफ्ट स्टार्ट करें, जो मसला है सिर्फ उसी की हद तक बयान करें। सेकेंडली पॉजिटिव इंटरेक्शन या पॉजिटिव कमेंट्स अपने स्पाउस के हवाले से ज़्यादा रखें, एम्पैथी शो करें, कंसर्न शो करें, एप्रिसिएशन शो करें। जो भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से जहाँ जहाँ ये चीज़ें आएँ वहाँ पर आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शो करते हैं। आप अपने दिल की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं कि हाँ आपको ख्याल है कि आपकी किसी बात से उनके भी दिल को तकलीफ पहुंची है। इसी तरह तीसरा जो अहम पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में कि जो हैप्पी कपल्स होते हैं वो अपनी गुफ्तगू के दरमियान रिपेयर भी करते रहते हैं। जहाँ जहाँ वो गुफ्तगू में कोई डैमेज या डेंट देते हैं तो वो उसको रिपेयर भी करते हैं, किसी एक स्माइल से, सेंस ऑफ ह्यूमर को डाल के वो रिपेयर करने की तरफ जाते हैं, कोई मुस्बत जुमला बोलकर वो रिपेयर करने की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम बात ही कर रहे हैं, मसला हल हो जाएगा, बात करने से ही मसले हल होंगे। सो आप उसको थोड़ा लाइट वे में कॉन्वर्सेशन को करते हैं। सो आप अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो नेगेटिव बातचीत है उसको रिपेयर भी करते चले जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर फाइट की तरफ आप इनिशिएट कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप उस फाइट को डी-एस्केलेट कर सकें, यानी जो खिंचाव तनाव बढ़ता जा रहा है आप कुछ ऐसी बात कर कर उस खिंचाव या तनाव को कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो है वो कम करने की तरफ जा सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में आसानी मिलती है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कोई मुश्किल मौजू के ऊपर बातचीत कपल्स कर रहे होते हैं या किसी कॉन्फ्लिक्ट को वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि फिजियोलॉजी हमारी जो है वो भी काफ़ी अहम रोल प्ले करती है किसी मसले को सॉल्व करने में या किसी मसले को अनरिजॉल्व करने में। अमूमी तौर पे माहिरीन ये कहते हैं कि जब हमारी हार्ट बीट 100+ हो जाती है तो उस वक्त हम किसी कंस्ट्रक्टिव बातचीत के काबिल नहीं रहते। जब भी हमारी हार्ट बीट 100 से नीचे है, आमतौर पर हमारी हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो
हमारा दिल धड़कता है। लेकिन अगर ये 72 से 100 प्लस एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब है कि अब कोई मुस्बत बातचीत हो नहीं सकती। और ऐसे में आप अपनी फिजियोलॉजी की तरफ ध्यान रखते हैं कि अगर आप फाइट या फ्लाइट मोड में जाते हैं, यानी अगर 100 प्लस आपकी हार्ट बीट है तो आप आई कांटेक्ट खत्म कर देंगे, आप अपना चेहरा जो रुख है उसको दूसरी तरफ मोड़ देंगे, अपने चेहरे को रुख को, और हो सकता है आप अपनी जिस्मानी पोजीशन जो है उसको भी यूं बना लें कि आपके पार्टनर के वो अंगेज जाती हो। यानी अगर हम यूं बैठ के बात कर रहे हैं और अचानक मैं चेहरे को यूं कर लेती हूँ, इसका मतलब है कि मैं आई कांटेक्ट नहीं बना रही और मैं बात किए जा रही हूँ, और फिर मैं रुख भी बदलती हूँ और फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि ये मेरा फ्लाइट मोड है। या फाइट मोड है कि मैं ज्यादा तेज तेज बात करना शुरू कर देती हूँ, लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हूँ, तो ये मेरा फाइट मोड है। ये दोनों चीजें बताती हैं कि मेरी हार्ट बीट जो है वो 100 प्लस हो चुकी है। सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू टॉक ऑन एनी इशू। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 20 मिनट्स का दरमियान में ब्रेक ले लें और अपनी फिजियोलॉजी को थोड़ा सबसाइड होने दें, हार्ट बीट को थोड़ा नॉर्मल होने दें, और उसके बाद दोबारा से गुफ्तगू में इंगेज हों, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ये भी पॉइंट जो है ये काफ़ी अहम, हमें एक अच्छा टर्न आउट देता है अपने मसले को सॉल्व करने की तरफ। लास्ट चीज है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के हवाले से कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, फर्ज कर लें कि आप नहीं मैनेज कर सके ड्यूरिंग दी कॉन्फ्लिक्ट, जब आप बातचीत कर रहे हैं और आपका झगड़ा जो है वो हो जाता है और एंड पे फिर दोनों तन फन करते हुए उठकर चले जाते हैं मियाँ बीवी, तो फिर कितनी तेजी से आप अपने आप को न्यूट्रल फेज में लेकर जाते हैं। व्हेन ऑल सेड एंड डन, तो आप कितनी तेजी से अपने आप को दोबारा उस रिग्रेटेबल मोमेंट से, या जो भी फाइट आपकी हुई है आपस में, आप उससे दोबारा अपने आप को न्यूट्रल फेज के अंदर लाते हैं, और जो न्यूट्रल बातचीत है वो अपने स्पाउस के साथ आप जारी रखते हैं, जो कि इवेंचुअली आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं और अच्छे जो लम्हात हैं उसको भी आप शेयर करने की तरफ जा सकते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने की जो स्किल है ये भी उन कपल्स में ज़्यादा अच्छी होती है जो कि रिलेशनशिप मास्टर्स होते हैं। जो कपल रिलेशनशिप डिजास्टर्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के इन असूलों पे कार फरमा नहीं होते, बल्कि वो लड़ाई झगड़े की तरफ ही जाएंगे, या फिर वो खामोशी इख्तियार करेंगे, और दोबारा जब वो न्यूट्रल फेज में आएंगे तो वो उस झगड़े के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, और वो सीख लेंगे कि इस झगड़े पे बात करना जो है वो मुनासिब नहीं, और वो रिलेशनशिप को दोबारा एंजॉय करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से उन तमाम झगड़ों की तरफ अगेन चल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें जंबल अप करके रखी होती हैं, जमा वो करते रहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर सुलगते रहते हैं, लेकिन वो असल मौजूआत पे बात करने से कतराते हैं, और यही वो चीजें हैं जो कि इवेंचुअली उन्हें इमोशनली डिसएंगेज करती जाती हैं इस रिलेशनशिप से, और आगे चल के कोई बेहतर चीजें उसमें से नहीं निकलती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत सारा मवाद इकट्ठा किया है जो कि एक दिन फटेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इन 4 चीजों के अलावा और क्या चीजें हैं? अच्छा, इन 4 चीजों के अलावा 3 और फैक्टर बुनियादी तौर पर हैं, जिसमें से 5वां ये है कि अपने लाइफ पार्टनर की तरफ झुकाव रखना या उसके मुखालिफ चलना। इससे मुराद ये है कि आप एक मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड या वाइफ दोनों अक्सर औकात कनेक्शन की ज़रूरत को महसूस करते हैं या दूसरे की अटेंशन की ज़रूरत को महसूस करते हैं, जिसके लिए आप एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात करके, कोई फेवर मांगकर, कोई फेवर देकर, स्माइल के थ्रू, या आप एक दूसरे को टच करते हैं। सो ये जो इमोशनल कनेक्शन की नीड है, जब लाइफ पार्टनर उसको एक्सेप्ट करता है, और इसका मतलब है कि वो झुकाव रख रहा है अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर जो है या हस्बैंड स्माइल पास करता है और बीवी मुंह बना के दूसरी तरफ चल पड़ती है, या बीवी स्माइल पास करती है और हस्बैंड मुंह बना के घर के अंदर एंटर होता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लाइफ पार्टनर की जो अटेंशन की ज़रूरत है उसको रद्द कर रहा है, उसके मुखालिफ चल रहा है। इसको इमोशनल बिडिंग कहा जाता है माहिरीन की ज़ुबान में। सो जब भी कोई एक लाइफ पार्टनर इमोशनल बिडिंग ऑफर करता है तो इसका मतलब है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हैप्पी कपल्स होते हैं वो हमेशा, चाहे उनके हालात जैसे भी आपस में हो, वो हमेशा इमोशनल बिडिंग को एक्सेप्ट करते हैं और उसका रिस्पांस पॉजिटिवली देने की तरफ जाते हैं। वो स्माइल के बदले में स्माइल करते हैं। अगर उनका हस्बैंड कहता है कि मुझे 1 कप कॉफ़ी बना दो, तो वो फ़ौरन कॉफ़ी बनाने की तरफ चल पड़ते हैं, चाहे वो जितने भी थके हुए क्यों ना हो। पानी का ग्लास मांगे तो पानी उसको ऑफर कर दें, या आप अगर किसी काम में बिजी हैं और आपका हस्बैंड कोई चीज़ पूछता है तो आप उसको निकल कर जवाब देते हैं, या अगर हस्बैंड आवाज़ देता है या वाइफ आवाज़ देती है और हस्बैंड जो है वो
फ़ोन के अंदर बिजी है या टेलीविज़न के अंदर बिजी है, और अगर हस्बैंड अपनी अटेंशन हटाकर वहाँ से स्पाउस को जवाब देता है तो इसका मतलब है ये इमोशनल बिडिंग को रिस्पॉन्स वो पॉजिटिवली कर रहे हैं। इमोशनल बिडिंग को एक्सेप्ट करना, हमेशा अपने पार्टनर की तरफ अपना झुकाव रखने की तरफ जाना, ये भी आपके रिश्ते को ज़्यादा खुशगवार बनाने की तरफ जाता है। अच्छा, 6 फैक्टर जो इसके अंदर है कि हम जितने भी इंसान हैं, हम तमाम लोगों की कोई ख्वाब होते हैं जो कि हमने अपने फ्यूचर के हवाले से देखे होते हैं, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, हमारी कुछ उमंगें होती हैं। और अगर कोई भी लाइफ पार्टनर अपने स्पाउस के उन ख्वाबों को जानता है, उम्मीदों को जानता है, उमंगों को जानता है, और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उन ख्वाबों की तामीर पाने के लिए या उमंगों को रियलिटी में बदलने के लिए अपने स्पाउस को सपोर्ट भी करता है, तो ये रिश्ता भी ज्यादा बेहतर खुशगवार गुजरने की तरफ जाता है। लेकिन अगर कोई एक स्पाउस के कुछ ख्वाब हैं या उमंगे हैं या उम्मीदें हैं और दूसरा स्पाउस उसको डिसऑनर करता है, वो कहता है ये क्या बातें हुई, ये तुम कैसी बातें कर रही हो या तुम कैसी बातें कर रहे हो, उन्हें डिसऑनर करता है और अनसपोर्टिव होता है टुवर्ड्स उसके ख्वाबों को पूरा करने में, तो ऐसा रिलेशनशिप फिर थोड़ा फ्रेजाइल नोयत का होता है। ये तो हमारे माशरे में बड़ा कॉमन नहीं है, ख़ासतौर पे ख़वातीन अगर कोई टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल डिग्री अटेन करती हैं तो बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है शादी के बाद वो अपने तमाम ख्वाब जो हैं वो पैक करके वहीं रखाती हैं, जहेज़ में साथ नहीं जाती क्योंकि वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी जाती। हमारे यहाँ अगर मैं पाकिस्तान के कल्चर की बात करूँ तो अभी इतने ब्रॉड माइंड लोग नहीं हुए पढ़ने लिखने के बावजूद भी कि वो ये तस्लीम कर लें कि जो लड़की घर से बाहर काम करेगी वो घर के अंदर काम फिर नहीं करेगी, क्योंकि वो काफ़ी टफ काम बाहर करके आती है। इसी तरीके से जो लड़की होम मेकर बनना चाहती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि कोई लड़की पढ़ना लिखना चाहती है लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद वो होम मेकर बनना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है अगर वो चूज़ करती है। होम मेकर होना भी कोई ख्वाब किसी का हो सकता है। सो ऐसी लड़कियां जो होम मेकर बनना चाहती हैं उन्हें खामखा करियर में धकेलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और जो लड़कियां करियर में रहना चाहती हैं उन्हें खामखा होम मेकर बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो आपको किसी के भी ख्वाबों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें जो लड़का है वो अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से इस काबिल नहीं होता कि खुल के कोई स्टैंड ले सके और बहुत सारे लोगों के अंगेंस्ट जा सके, लेकिन ऐसे में वो अपनी वाइफ को ये ज़रूर कह सकता है कि मैं पूरी तौर पर दिली तौर पर एहतराम करता हूँ आप जो करना चाहती हैं, लेकिन अभी मेरे लिए मुश्किल हालात हैं, बट आने वाले वक्तों में मैं हवा को साजगार बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, तब तक आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ऐसा बड़ी दफ़ा होता है कि आपको अगर अपने करियर के शुरू में ब्रेक लेना पड़ता है, या बाज़ औक़ात आप शादी करते हैं और बच्चे भी फ़ौरन होना शुरू हो जाते हैं तो आपको करियर ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई लड़की करियर ओरिएंटेड है तो वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, उसको जितने भी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा वो करेगी, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए विदाउट कॉजिंग अ डैमेज वो ज़रूर करने की तरफ जाएगी। सो लड़कियों में मुझे थोड़ी विल की कमी भी नजर आती है, स्किल की भी कमी है और विल की भी कमी है कि या तो वो शुरू से ये, जैसे मेरे पास बड़ी लड़कियां होती हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट होती हैं या कम से कम मास्टर्स की एजुकेशन, उनकी 18 ईयर्स की एजुकेशन होती है, तो वो बाज़ औक़ात शादी अगर होने वाली है तो उनसे वो छुट्टी लेने के लिए आएंगी तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने अपने इन लॉज से बात की कि आप शादी के बाद इस जॉब को कैरी करना चाहेंगी, तो ज़्यादातर जवाब यही होता है ये कुछ मुनासिब टाइम नहीं है, जब शादी हो जाएगी तो मैं फिर बात करूंगी। जबकि अगर कोई लड़की अपने करियर को आगे परसू करना चाहती है शादी के बाद भी, तो मेरा सजेशन यही है कि शादी से पहले इस मौजू पे बात करें और आप अपने करियर को सिक्योर करने की तरफ जाएं, और आप उन्हें भी बताएं कि मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहूंगी। अगर वो आपको बतौर करियर ओरिएंटेड गर्ल अपने साथ शादी में लेकर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने करियर पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती तो फिर आप उस तरह की शादी में ना पड़ें, फिर आप किसी ऐसे मैच का इंतजार करें जो कि आपके करियर को भी साथ आपको सपोर्ट करना चाहे या लेकर चलना चाहे या उससे कोई एतराज ना हो। सही, ठीक। लेकिन जब शादी हो जाती है तो स्पाउस को
एक दूसरे के ख्वाबों और मंगों का ख्याल ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं खुलकर तो खुलकर सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप ऑनर ज़रूर करें कि आप अगर ऐसा सोचती हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई विश के कभी वो भी दिन आए जब आप अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ जाएं। और अगर आप सपोर्ट भी करते हैं तो ये रिलेशनशिप जो है ये अनब्रेकेबल ऑलमोस्ट होता है, ये कभी भी फिर ब्रेक होने की तरफ नहीं जाता। अच्छा, माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब भी मियाँ और बीवी में कोई इख्तलाफ किसी मौजू पे होगा और वो इतना बढ़ जाएगा कि वो ग्रिड लॉक सा कायम हो जाएगा, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप पीछे एक्सप्लोर करें, उसके पीछे कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होगा जो उस ग्रिड लॉक से जुड़ा होगा। और जब वो उस ख्वाब के ऊपर बात की जाएगी या उस ड्रीम के ऊपर बात की जाएगी तो आमतौर पर वो ग्रिड लॉक मेल्ट अवे होना शुरू हो जाता है और आपका रिलेशनशिप दोबारा इस्तवार हो जाता है। सो जब भी कोई ग्रिड लॉक हो तो ज़रूर स्पाउस को सोचना चाहिए कि क्या ये जो चीज़ जिसके ऊपर मैं अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए, क्या मेरा कोई ख्वाब इसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरी कोई एस्पायरेशन है जो इसके साथ जुड़ी हुई है जिसके वजह से मेरे लिए इसको मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो आप अपने आप को भी एक्सप्लोर बाजुकात करने की तरफ जाते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको फिर वॉइस करें, उसको अपने स्पाउस के साथ शेयर करें कि इस चीज़ की वजह से मेरे लिए इस चीज़ को करना नामुमकिन है या अनएक्सेप्टेबल है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपका स्पाउस उसमें सपोर्ट कर सकता है, अगर वो इजहार करेगा कि हाँ मैं सपोर्ट करूँगा, या सपोर्ट नहीं कर सकता ऑनर करता है, तो आमतौर पे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ फौरी तौर पे चला जाता है। सही। सेवंथ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर वो है कि कोई शेयर्ड मीनिंग भी होना जिंदगी का। आमतौर पर हम तमाम ही लोग अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखते हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगी का मकसद ये भी होता है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस लिहाज से करनी है कि जब मैं ना रहूं तो लोग सोचें कि ये अच्छे बच्चे हैं, या ये काबिल औलाद है, या ये अच्छी तरबियत इनकी की गई है। या बाज़-औक़ात हमारा ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा मकसद होता है जो हमारी ज़िंदगी को कुछ मानी भी देता है। सो ऐसे जो मीनिंग है या कोई अगर शेयर्ड पर्पस है स्पाउसेस का तो बहुत अच्छी बात है। बाज़-औक़ात कोई बहुत शेयर्ड पर्पस नहीं भी होता तो एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि कुछ ओवरलैपिंग ज़रूर होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में किस मकसद को ज़रूर अचीव करना चाहते हैं, किन वैल्यूज़ को ज़रूर आप अपने सामने रखना चाहते हैं, और जब आप दुनिया से चले जाएं तो आप क्या लेगेसी अपने पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद करने की तरफ जाए। सो मियाँ बीवी इस बारे में भी ओपनली अगर बातचीत करते हैं और अगर दोनों के जो पर्पस हैं ज़िंदगी के वो बिल्कुल डिफरेंट हैं तो उसमें कुछ शेयरिंग आपस में कुछ ओवरलैपिंग जरूर कर लें तो उससे भी एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ मिलती है और आप एक अच्छा इज़्दिवाजी रिश्ता इस्तवार करने की तरफ जाते हैं। मकासद जो है वो बाहमी होने चाहिए, और बाहमी अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो कुछ ना कुछ आपस में जरूर बाहमी निकाल लें जो कि आपकी जिंदगी के रिदम को ज्यादा इंजॉय करने वाला बना सके। और जो लेगेसीज आप पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं बतौर माँ के या बाप के या हस्बैंड के या वाइफ के, तो उसमें अगर कुछ शेयर्ड चीजें हैं तो ये ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है आपके रिश्ते को। ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी मैरिज को बेहतरीन बनाने के लिए। वक्त के साथ साथ कि जितना अरसा मैरिज में गुजरे आप उसको हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा रिश्ते को एंजॉय करें और रिश्ते का क्रेडिट जो है वो भी लेने की तरफ जाएं। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट और चीजें हैं जो कि इन 7 फैक्टर्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। उनमें से नंबर 1 तो ट्रस्ट है कि आपका एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट हो कि गर्मी है, सर्दी है, बीमारी है, खुशी है, गमी है, या कोई जिंदगी के अंदर लॉस आ गया है या कोई कामयाबी मिली है तो आपका स्पाउस जो है वो आपके साथ खड़ा रहेगा। हवा जैसी भी चले आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा रहेगा। वो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम खड़ा नहीं रह सकता, हर टाइम खड़ा नहीं रह सकता, तो मैक्सिमम टाइम जितना भी होगा वो जरूर खड़ा रहेगा और वो आपका मूड अच्छा है, मूड खराब है, जैसा भी है वो आपके साथ हम वक्त मौजूद रहेगा। ये अश्योरेंस जो है या ट्रस्ट का ये लेवल जो है ये भी रिश्ते को स्ट्रेंथन बनाने की तरफ जाता है। लास्ट जो फैक्टर है कमिटमेंट, कि शादी जो है ये एक कमिटेड रिलेशनशिप है। कमिटेड रिलेशनशिप से मुराद है कि 2 लोग जो एक रिश्ता इस्तवार कर रहे हैं इसमें चारों तरफ वॉल्स हैं और आपस में एक विंडो है जिसके थ्रू दोनों एक दूसरे से अपनी अलहदा स्पेस में रहते हुए इंटरेक्ट करते हैं। जब एक का दिल चाहता है वो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरे का दिल चाहता है तो वो पहले की तरफ चला जाता है। लेकिन ये कमिटमेंट का लेवल ये होना चाहिए कि हर रिश्ते से बढ़ के आपके स्पाउस का रिश्ता है।
हर रिश्ते से मुराद मेरी है कि जैसे ही हमारे यहाँ कल्चर ये है कि शादीशुदा जिंदगी में लोग जाते हैं, बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर माओं की ज्यादा तवज्जो बच्चों की तरफ चली जाती है, हस्बैंड की ज्यादा तवज्जो करियर की तरफ चली जाती है, और बाजुकात करियर ज्यादा आगे आ जाता है, शादी के ऊपर चला जाता है, बाजुकात बच्चे ऊपर चले जाते हैं। तो मैं मियां बीवी को हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी की कोई भी चीज है, हर चीज से अगर आपका स्पाउस ऊपर है तो फिर ये रिश्ता जो है ये ज्यादा खूबसूरत है। और ये चीज आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को भी पता होनी चाहिए कि आप अबव एवरीथिंग हैं। इस तरह की मैरिज में, चूंकि मैरिज के अंदर हम इवॉल्व भी करते हैं, हम मैरिज के अंदर भी इवॉल्व करते हैं और हम एज इंडिविजुअल भी इवॉल्व करते हैं। सो जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, स्किल्स को ग्रूम करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस भी हमारे अंदर आते हैं, जिसमें कमिटमेंट का लेवल ये होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी बदलेगा तो ये स्पाउस जो है मेरा, ये मेरी जगह किसी दूसरे को नहीं देगा, बल्कि मुझे हर चीज के ऊपर ये तरजीह देने की तरफ जाएगा। इसी हवाले से मैं एक क्वेश्चन मेरे जहन में और भी आ रहा है कि अक्सर स्पाउस एक दूसरे का मोबाइल फ़ोन भी चेक करने की तरफ जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी ख़राबियाँ जिसके साथ मुंसलिक हैं। और अब तो मुत्तफ़िका या एक फतवा भी आ गया है कि जो फ़ोन चेक करना है ये गैर मुनासिब है, गैर शरई भी है अब तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? जो ट्रस्ट का रिश्ता है या कमिटमेंट का रिश्ता है, तो इसमें स्पाई करने से क्या किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो आने का खतरा होता है? अच्छा, स्पाई करने से मुराद है कि जब भी आप अपने स्पाउस से बात नहीं करेंगे, फर्ज करें आपको शक है किसी बात पे, तो आप यूं ही बात कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि कोई और भी बंदा आपकी जिंदगी में है। और अगर आपका स्पाउस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है, लेकिन मुझे लगा, सो आई थॉट कि मुझे आपसे शेयर जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पक है और कोई ना कोई एविडेंस सामने आ जाता है, तो फिर आपको एविडेंस को सामने रख के उससे बात करने की जरूरत है। लेकिन जब शक है और आप बात नहीं करेंगे और स्पाई करने की तरफ जाएंगे, तो उससे बात फिर नहीं बनेगी, उससे आप एक अजीब सी तकलीफ का शिकार रहेंगे जो कि इंटरनल है। आप हो सकता है इररिलेवेंट लोगों के साथ शेयर करने जाएं, जैसे आपकी बहन है, जैसे आपकी माँ है, आप उनके साथ शेयर करने के लिए जाएं, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है आपका स्पाउस, आपको ये बात सबसे पहले उसी से ही शेयर करनी चाहिए। और स्पाउस को भी चाहिए कि जो बात उसे शेयर की जाए वो मुनासिब अंदाज से उसको ट्रीट करे और उसका जवाब दे और चीज़ों को बेहतर लेने की तरफ जाए। जहाँ तक फ़ोन चेक करने की बात है, तो हम हर रोज़ फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं आपको, और इससे कबाहतें ही जन्म लेती हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन चेक करने के बजाय अपने हंचिस पे बात कर लेते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा मुनासिब तरीकाकार है, जिससे कोई सोल्यूशन निकलता है। ठीक है। अच्छा मैडम, ये जितने आपने स्किल्स बताए हैं बड़े शानदार थे, और आपने शुरू में प्रोग्राम की एक बात कही थी कि ये कोई स्पेशल ब्रीड के लोग होते हैं और जिनकी शादियां कामयाब होती हैं। तो इतने स्किल्स के बारे में सुन के मुझे लग रहा है कि वाकई ये कोई ख़ास लोग होते हैं, ये स्पेशल ब्रीड होती है जो अपनी ज़िंदगी में इतने शानदार फैक्टर्स को ले कर चल रहे होते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इन चीज़ों को जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे अब तक, या जिनकी आदतें ऐसी नहीं हैं, तो क्या वो इन चीज़ों को सीख के अप्लाई कर सकते हैं? कोई देखें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ लोगों में इन्नेट एबिलिटीज़ होती हैं जो निबाह की तरफ टिल्ट करती नज़र आती हैं। सो रिलेशनशिप मास्टर्स वो लोग हैं जो पॉजिटिवली निबाह की तरफ जाते हैं। निबाह से मेरी मुराद नहीं कि जैसे भी हालात हैं सिर्फ गुजारा करें, निबाह से मेरी मुराद है कि हालात को बेहतर बनाते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे चलते जाएं। ये तमाम स्किल्स जो हैं ये सीखी जा सकती हैं, और आप किसी भी मैरिज काउंसलर के पास जाकर स्किल्स को लर्न कर कर डेलिबरेटली इन स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। एक बुनियादी मिथ जो हमारे यहाँ पाया जाता है कि शादी जब हो जाती है तो फिर वो खुद ही ठीक होती रहती है, तो ऐसा नहीं है। शादी को हर गुजरते दिन के साथ आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। मैं अक्सर शादी को एक पौधे से तशबीह देती हूँ कि आप घर में एक पौधा लगाते हैं, अगर आप उस पौधे को पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, नरिश नहीं करते, धूप नहीं देते जितनी कि उसको रिक्वायर्ड है, तो यकीनी तौर पे वो पौधा जो है वो पनप नहीं सकता। पौधे को नमो पाने के लिए खाद की, पानी की, धूप की
एक खास मिकदार की ज़रूरत है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, चाहे वो स्पाउजल रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी रिश्ता आपका है। ख़ास तौर पे स्पाउजल रिलेशनशिप में आपको रिश्ते पे हर रोज़ काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करेंगे और समझेंगे कि निकाह के 2 बोलों से आप जुड़ गए हैं, अब आप जुड़े ही रहेंगे, को निकाह के 2 बोल जो हैं वो बड़े अहम हैं लोगों की ज़िंदगियों में, बट उसके साथ एक स्टेल मैरिज फिर आपकी शुरू हो जाएगी। अगर ये तमाम चीज़ें आप करते हैं तो आपकी मैरिज स्टेल नहीं होगी, बल्कि तरोताज़ा रहेगी और आप उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर सदाकत एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्या आप हर रोज़ बासी डबल रोटी खाना पसंद करेंगे? क्या आपने 6 साल पहले खरीदी और अब आप रख रहे हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं? सो शादी भी बासी होती चली जाती है। जब शादी एक दफ़ा हो जाती है तो उसको तरोताज़ा रखना आपका काम है, और आप हर रोज़ ओवन से नई तैयार शुदा जो चीज़ है वो निकाल के खाना चाहेंगे। सो रिश्ते को भी तरोताज़ा रखने, जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको अच्छा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो एक स्टेल मैरिज जो है फिर आप उसी से गुजारा करने की तरफ बोझ उठाना पड़ेगा या उसकी लाश घसीटनी पड़ेगी। घसीटनी पड़ेगी। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है, ख़ासतौर पे उन शादियों में जो कामयाब नहीं है, जहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ में डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर अगर स्पाउजल रिलेशनशिप में कोई एक चाह रहा है कि वो शादी को अमेंड करे, बेहतर बनाए, काउंसलिंग में आए, मगर दूसरा फ़र्द नहीं चाह रहा, तो क्या किसी एक के साइंसी मदद हासिल करने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अच्छा, एक तो जब भी किसी भी मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए कि इसमें दोनों पार्टनर्स का हिस्सा है, और हिस्सा बकदरे जुस्सा ही होता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बीवी बहुत इनोसेंट है, मर्द बहुत जालिम है, या मर्द बहुत इनोसेंट है और बीवी बहुत जालिम है। और मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि अगर आपका 1% हिस्सा भी है, हाइपोथेटिकली, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली, तो वो 1% पे आपको ही काम करना है। और आमतौर पे जब भी किसी मैरिज में मसला होता है तो या तो ये 50-50 दोनों का रोल होता है, या 60-40 रोल होता है, या 70-30 होता है। इतना रोल है। और फर्ज करें आपका 30% रोल भी है, अगर आप अपने उस 30% रोल पे काम करके उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो उसका फ़र्क दूसरे स्पाउस पे भी पड़ेगा और आपकी शादी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो मैरिज काउंसलिंग के लिए अगर तो दोनों पार्टनर्स आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों भी नहीं आते, कोई एक तैयार है, तो एक को ही बेहतरी का सफ़र शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि जब एक स्पाउस के रवैये बेहतर होते हैं और वो डेलिबरेटली चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है किसी एक साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, तो वो मैरिज जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चल पड़ती है। और जब एक स्पाउस के ताल्लुकात या बिहेवियर्स बेहतर होते हैं तो दूसरा स्पाउस जो है, चूंकि उसने उसी बेहतर रवैये से इंटरेक्ट करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसका पड़ता है। सो दोनों एंड्स पर फिर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। स्पाउजल रिलेशनशिप में अगर एक पर्सन अगर एफर्ट पुट इन कर भी रहा है और दूसरा करना भी चाहता है, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशन है, उसकी कोई बिहाइंड द सीन कोई डिज़ीज़ पीछे काम कर रही है, जैसे एडिक्शन है या कोई एंगर के इश्यूज़ हैं, कोई मूड के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है। तो ऐसे में क्या आप सजेशन देंगी उस स्पाउस को जो कि हेल्दी है और वो अपने दूसरे पार्टनर को हेल्पिंग हैंड भी देना चाह रहा है, तो वहाँ पर क्या किया? देखिए, दोनों में से कोई एक तकलीफ ज्यादा महसूस करेगा, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो ज्यादा तकलीफ महसूस करता है, आमतौर पर बेहतरी का सफर वो ही इनिशिएट करता है। वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है। सो जो भी बेहतरी का सफर इनिशिएट करेगा, चेंज वहीं से शुरू होगा, लेकिन चेंज वहां तक रुका नहीं रहेगा, बल्कि ये जो सफर है चेंज का, ये दूसरे स्पाउस तक भी इवेंचुअली जरूर जाएगा। अक्सर फैमिली में हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कोई मसला मसाइल होता है तो वाइफ जो है अक्सर बच्चों को अपनी एक डिफेंस वॉल बना के, या तो बात जो उसको अपने डायरेक्ट हस्बैंड से करनी चाहिए वो अपने बच्चों से करना शुरू कर देती हैं कि आपके वालिद का ये रवैया था मेरे साथ, उन्होंने इस तरह मिसबिहेव किया, और डायरेक्टली उन्हें जाके नहीं कहती। और बच्चों के एक जहन में भी कोई इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि हमारा वालिद ही इस तरह के बिहेव करता है। तो वाइफ को क्या डायरेक्ट अपने हस्बैंड से बात कर लेनी चाहिए इस मामले में कि ये मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या बच्चों को एक डिफेंस वॉल बना के यूज़ करना चाहिए कि बच्चे भी उसको इस तरह नेगेटिव सोचना शुरू कर दें? अच्छा, बच्चों का माँ या बाप दोनों के साथ एक जैसा रिश्ता होता है, किसी का कम या ज़्यादा नहीं होता, और ये रिश्ता मोहब्बत पे भी मबनी होता है और ये रिश्ता रिस्पेक्ट पे भी मबनी होता है।
यही दो चीज़ें इस रिश्ते को जो पेरेंट्स के साथ बच्चों का होता है उसे ज़्यादा हेल्दी बनाती हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि उनकी अपनी ज़ात के लिए भी। कोई भी माँ इससे ज़्यादा डैमेज किसी बच्चे की ज़िंदगी में क्रिएट नहीं कर सकती जब वो उसे अपने स्पाउस के खिलाफ इस्तेमाल करती है एक डिफेंसिव वॉल बना के। ठीक, सो मेरा मशवरा ये है कि मियाँ बीवी के बीच में जो भी इख्तलाफात सही बहुत कम नोयत के या बहुत शदीद नोयत के जो भी हैं वो उन्हें डायरेक्टली खुद ही बातचीत करके हल करने चाहिए। अगर खुद ही हल नहीं वो कर सकते तो कुछ बड़ों को बीच में डाल लेना चाहिए। वो बड़े बीवी की साइड से हो सकते हैं, कोई ऐसे मोतबिर लोग जो कि जज्बाती तौर पर बीवी के साथ रिश्ते में नहीं जुड़े हुए, यानी बाप नहीं है, माँ नहीं है या बहन भाई नहीं है, बल्कि कोई चचा हैं, कोई ताया हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि मुदब्बर हैं, जो कि समझदार हैं, वो उन्हें डाल सकती हैं। इसी तरह स्पाउस की साइड से भी जो हैं वो ऐसे लोग जो कि जज्बाती तौर पर हस्बैंड के साथ नहीं जुड़े हुए, जैसे उनके पेरेंट्स, भाई बहन, बल्कि कोई उनकी फैमिली में मुदब्बर लोग हैं, उन्हें डालकर तो बैठ के बातचीत की जा सकती है, जिससे कि मामला सुधरने की तरफ जाते हैं। बच्चे इस सारे सिनेरियो में कहीं पे भी नहीं है क्योंकि उनका रिश्ता दोनों के साथ इक्वल है। वो किसी एक की साइड अगर आप उन्हें अपनी साइड पर रखना चाहेंगे एक माँ के तौर पर, तो यकीनी तौर पर आप उन्हें ऐसी बातें फीड करेंगे जो कि उनके बाप के हवाले से मनफी हैं। बच्चों के जहन में अपने बाप का जो नेगेटिव इमेज अब क्रिएट होगा तो ये बाप को कम डैमेज होगा, उस बच्चे को ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि बाप की तरफ उसका एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप होगा। उसका जो इनेट रिश्ता अपने फादर के साथ है या नेचर उसे मजबूर करती है कि बाप से मोहब्बत करो, जबकि जो सिनेरियो है डिस्क्राइब किया माँ की तरफ से वो मजबूर करता है कि तुम्हें नफरत करनी चाहिए बिकॉज ही इज नॉट अ गुड फादर। सो बच्चों को इस लव एंड हेट की बजाय जो उनका इंडिपेंडेंट रिश्ता फादर के साथ है उन्हें वही रखना चाहिए और बच्चों को कभी भी पेरेंट्स की लड़ाई में नहीं डालना चाहिए। बच्चे अगर चाहें भी तो तब भी उन्हें मत डालें, उनको कहें कि आपका फादर है, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए और मेरा जो ताल्लुक उनके साथ है, मुझे जो मुश्किलात उनके साथ हैं वो मैं खुद हल करूंगी या फिर मेरे कुछ बड़े बीच में डलकर हल करेंगे। और फर्ज करें कि रिश्ता अगर चलता है, मैनेज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो सकता अनफॉर्चुनेटली तो तब भी कभी भी माँ या बाप दोनों को बच्चों को दूसरे स्पाउस के खिलाफ नहीं यूज करना चाहिए और ना ही उन्हें खिलाफ करना चाहिए। याद रखें कि इसका सबसे ज्यादा डैमेज बच्चों को पहुंचता है, मियाँ या बीवी को नहीं पहुंचता। मैम एक क्वेश्चन और है कि अक्सर सुनने में आता है कि जी लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती है या वो कहते हैं अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, तो इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन सी है कि कौन सी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है या कौन से के ज़्यादा फ़ायदे हैं या कौन सी लाइफ ज़्यादा पॉजिटिव रहती है आगे चल के। ये मुझे लगता है कि जो लव मैरिज करते हैं वो कहते हैं कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है और जो अरेंज मैरिज करते हैं उनका ख्याल होता है कि नहीं नहीं लव मैरिज शायद ज़्यादा सक्सेसफुल है। कसक रह जाती है ना, जिनको जो अरेंज करते हैं उन्हें लगता है कि मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया, और अगर वो होता तो फिर चीज़ें। मेरे दोस्त की अरेंज मैरिज हुई तो उसने, मैंने पूछा लव मैरिज हुई तो मैंने कहा कौन कैसे हुआ है ना, किस तरह, तो कहता लव को अरेंज कर लिया था मैंने। लव ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हाँ, तो उसने लव को अरेंज करके मैंने मैरिज किया, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये आपको कनेक्ट करती है एक रिश्ते के अंदर। उसके बाद डिपेंड करता है कि ये रिश्ता आपने कैसे चलाना है। क्या आपके पास वो स्किल्स हैं जो इस रिश्ते को बेहतर आगे चल के करेंगी, या स्किल्स नहीं है। अगर स्किल्स नहीं है तो चाहे आपकी लव मैरिज है वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपकी अरेंज मैरिज है और आपके पास स्किल्स नहीं है तब भी वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू होगा। सो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि चाहे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, 5 साल के बाद वो तकरीबन सेम ही हो जाती है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। जब आप खरीद जो चुके हैं डबल रोटी तो आप उसमें ठीक, उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता। और फर्क सिर्फ फिर इसी से क्रिएट होता है कि आपके अंदर सलाहियत कितनी है उस रिश्ते को बेहतर बनाने की। असल कामयाबी इसी पे डिपेंड करती है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेंगे, आप उसे बेहतर कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि क्या मुझे कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, जो कि इस रिश्ते को बेहतर बनाए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप जिस भी मैरिज के थ्रू एक मैरिटल रिलेशनशिप में गए हैं तो हालात आगे कोई गड़बड़ ही रहेंगे। सही, थैंक यू। मिस आपका जी मिस, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फैमिलीज एडिक्शन से सफ़र कर रही होती हैं
और कुछ वाइफ जो होती हैं वो लीडर बन जाती हैं। तो जो आपने टूल्स और ये स्किल्स की बात की, तो ये स्किल्स जो वहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि जब हम किसी भी एक ऐसी फैमिली से डील कर रहे होते हैं जहाँ पे एडिक्शन का मसला होता है और वहाँ पे बाजुकात हमें जो थेराप्यूटिक लीडरशिप का रोल है, मैं थेराप्यूटिक का वर्ड ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंसिडर करूँगी कि थेराप्यूटिक रोल जो वाइफ का बनता है वो बतौर लीडर के बन जाता है, क्योंकि उन्हें उस सारे ट्रीटमेंट को लीड करना होता है और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना हो। वहाँ पर ये स्किल्स मेरे ख्याल में आम नॉर्मल लाइफ से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आम नॉर्मल लाइफ में जहाँ पे हस्बैंड को किसी एडिक्शन का मसला नहीं है वहाँ पे ये स्किल्स आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप अपनी शादी को एक कामयाब मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे एडिक्शन भी है वहाँ पे आपके दो गोल्स हैं कि आप अपने स्पाउस को उस एडिक्शन में से भी निकालना चाहते हैं और साथ आप अपनी शादी को कामयाब भी बनाना चाहते हैं। अगर कोई स्पाउस को आप एडिक्शन से निकालना चाहते हैं और आपका रिश्ता बहुत बेहतरीन है उस बंदे के साथ, क्योंकि जब भी आप अपने स्पाउस को देखते हैं तो आप उस रिश्ते के तनाजुर में उसको देख रहे हैं कि रिश्ता मेरा बड़ा स्ट्रांग है, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे टू डू समथिंग जो कि उन्हें एडिक्शन से इवेंचुअली निकालने की तरफ जाए। लेकिन अगर रिश्ता वीक है तो फिर आपके लिए बाकी चीज़ों पर अमल करना जो कि आपका काउंसलर बताता है आपके लिए थोड़ा दुश्वार होगा। और आमतौर पे जिस भी घर के अंदर एडिक्शन आती है वहाँ पे रिश्ता पहले कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पे क्रिटिसिज्म चल रहा होता है, वहाँ पे तौहीन अमेज रवैये रखे जा रहे होते हैं, बाज़-औक़ात सर्द महरी होती है, डिफेंसिवनेस होती है। सो जो पहली चीज़ किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप में एडिक्शन के बाद कमज़ोर होगी वो रिश्ता कमज़ोर होगा। और अगर हम उस रिश्ते को ही मजबूत कर लें थ्रू दी स्किल्स जो कि आज जिसके ऊपर हमने बात की, तो फिर दूसरा गोल अचीव करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। और मिस सुनैना आपको क्वेश्चन? मिस मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर जब कोई मैरिटल रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू हो जाता है तो फैमिली सजेस्ट करती है कि जब बच्चे हो जाएंगे तब सब सेट हो जाएगा। तो इस पे आपकी क्या राय है कि ये इस तरह फैमिली को इस तरह के सजेशन देने चाहिए या नहीं? अच्छा, पाकिस्तान में ये बड़ा एक कॉमन मिथ है कि बच्चे होंगे तो फिर शादी ठीक हो जाएगी, और आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि बच्चे होंगे तो फिर तुम्हारे पाँव लग जाएंगे और तुम ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा। जबकि साइंस ये कहती है कि जब भी कोई फर्स्ट बेबी होता है तो जो नॉर्मल स्पाउसल रिलेशनशिप है वो भी गड़बड़ होता है, वो भी फ्यू मंथ्स गड़बड़ रहता है और वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को डेलिबरेटली करने की ज़रूरत ज़्यादा पेश आती है, क्योंकि बच्चा एक स्ट्रेस भी लेकर आता है। बच्चा स्ट्रेस लेकर आता है, उसमें एक तो आमतौर पे माँ की हेल्थ जो है वो 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी उसमें इमोशनल चेंजेस आ रही होती हैं ड्यू टू जो केमिकल्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहे होते हैं उस बच्चे की इंटरनल ग्रोथ के लिए। उसकी वजह से काफ़ी मूड वेरिएशंस होती हैं माँ के अंदर, और बाप के अंदर होती हैं कि बाप उस दौरान उतना टाइम नहीं ले पा रहा होता वाइफ से जो कि लेने की उसको ज़रूरत होती है या जिसकी उसको आदत है। फिर जब बच्चा आ जाएगा तो माँ की फौरी तौर पे अटेंशन जो है वो उस बच्चे की तरफ भी कन्वर्ट होती है। उसका मैक्सिमम टाइम जो पहले सिर्फ हस्बैंड शेयर करता था अब उसमें दरमियान में एक बच्चा भी आ गया। तो आम तौर पे माहिरीन कहते हैं कि 67% स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी कपल की ज़िंदगी में जब कोई बच्चा पैदा होता है, जबकि हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि बच्चा बड़ी खुशियाँ लेकर घर में आएगा, जबकि साइंस कहती है कि बच्चे के साथ 67% स्ट्रेस भी उस घर में ज़्यादा उतरता है। और आम तौर पर नॉर्मल फैमिलीज़ के यहाँ भी जो फर्स्ट बच्चे के पैदा होने के बाद जो पहला 1 साल है जिसमें ख़ास तौर पर पहले 6-7 माह हैं वो काफ़ी मुश्किल गुजरते हैं और अक्सर उनमें लड़ाइयाँ हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर होने की तरफ जाती हैं। सो ये कोई ज़्यादा हकीकत इसमें नहीं है कि बच्चा हो जाएगा तो पाँव लग जाएंगे। ये यहाँ पे लोग इसलिए पाकिस्तान में कहते हैं कि बच्चा है तो फिर थोड़ा रिश्ते को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, कि लोग ख्याल करते हैं कि मेरी औलाद भी है। लेकिन मैंने देखा है जिन्होंने ख्याल नहीं करना उन्होंने नहीं करना, जिन्होंने करना है उन्होंने बच्चे नहीं भी हैं और सिर्फ वाइफ है तो वो उसका भी ख्याल करने की तरफ जाएंगे। सो अगेन डिपेंड करता है कि आप एक रिश्ते को देख कैसे रहे हैं, कितने कमिटेड हैं आप उस रिश्ते के साथ, कितना ट्रस्ट है आपका उस रिश्ते के अंदर दोनों स्पाउसेस का एक दूसरे के ऊपर, और फिर आप बाकी मैरिज को खुशगवार बनाने के फैक्टर्स को कितना इस्तेमाल करते हैं। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। मिस तहसीन आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? जी बस 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो मुझे बताइएगा कि मैरिज की एसेंस या रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या? क्या हमें अपने पार्टनर में कोई जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है ऐसा कुछ तलाश करना है कि वो कहीं हमें कोई कंप्लीट करेगा, या हमारी लाइफ में जो कोई कमियां थी, कसरें थी, डिसअपॉइंटमेंट्स थी, उनका कोई अजाला बन के कोई उनका कोई जो है कोई
उसके लिए कोई पॉजिटिव चीज़ बन के आएगा, हमारी ज़िंदगी में शामिल होगा, या हम इननेटली कंप्लीट होते हैं और हमें ऐसे किसी पार्टनर की तलाश होनी चाहिए जो कहीं पे हमें लाइफ को बेहतर करने में मदद दे या हमें जैसे कॉम्प्लीमेंट करे हमारी अच्छी चीज़ों को। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि कितनी स्पेस जो है, पर्सनल स्पेस आपको देनी चाहिए, कितनी उनके वक्त पे, उनकी चीज़ों पे आपका राइट है, उनके टाइम पे, उनकी सारी चीज़ों पे आपका कितना राइट है, कितनी स्पेस देनी चाहिए और कितना जो है आपको इंटरवीन करने का आपके पास हक होता है एज अ पार्टनर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई भी मैरिज के लिए आपको तभी जाना चाहिए जब आप उस मैरिज को संभालने के लिए और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ किसी भी मैरिटल रिश्ते में जाने की जो क्वालिफिकेशन है वो एज फैक्टर है, जबकि एज जो है वो किसी भी मैरिज में जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। जैसे रिसेंटली मुझे एक बच्ची है जिसकी काउंसलिंग करने का मौका मिला है और उनकी एज जो है वो तकरीबन कोई 27 साल है और शादी में काफ़ी मुश्किलात हैं जो वो फेस कर रही हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपकी ये शादी हुई कब थी, तो उन्होंने कहा था एट द एज ऑफ 19। तो मैंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं जल्दी नहीं है, हमारी फैमिली में इतनी एज में शादी हो जाती है और अगर कोई लड़की 21 साल की हो जाए तो सारे लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, शादी क्यों नहीं हुई। जबकि आप बहुत सारी फैमिलीज को देखते हैं जहाँ पे आमतौर पर लड़कियों की शादी कोई 24, 25, 26 साल की एज में की जाती है, जिसमें वो शादी के अंदर जारी होती हैं। सो एज कोई क्वालिफिकेशन नहीं किसी शादीशुदा जिंदगी में जाने के लिए। असल क्वालिफिकेशन ये है कि क्या आप समझते हैं मेंटली तौर पर कि आप इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हैं। और रिश्ते को निभाने से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप ज्यादा वजन सह सकते हो, ज्यादा मेहनत कर सकते हो, बर्तन अच्छे मांज सकते हो, रोटी गोल बना सकते हो। रिश्ते को निभाने से मेरी मुराद है कि क्या आपको अंदाजा है कि जब आप इस मैरिज के अंदर जाएंगे तो इसमें कुछ डिफिकल्टीज होंगी, वो डिफिकल्टीज आप कैसे मैनेज करेंगे, कि आपके पास इनफ स्किल्स हैं उन डिफिकल्टीज को मैनेज करने की। अगर हैं तो फिर आप रेडी हैं उस मैरिज के अंदर जाने के लिए। सेकेंडली, जब हम किसी रिश्ते के अंदर जाते हैं तो आमतौर पे हमारे कल्चर के अंदर अगर अरेंज मैरिज है तो वहां पे लड़के के अंदर कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं और लड़के के अंदर फैक्टर्स ये देखे जाते हैं कि वो कमाता कितना है। लड़की के अंदर ये फैक्टर देखा जाता है कि वो खूबसूरत कितनी है, उसकी एज कम है या ज्यादा है, इसके अलावा वो खाना अच्छा बना सकती है या नहीं बना सकती, ये फैक्टर्स देखे जाते हैं। जबकि लड़कों में खूबसूरती नहीं देखी जाती, उसमें सिर्फ देखा जाता है कि ये कमाता खाता कितना है, क्या ये उस लड़की का बोझ उठा सकता है या नहीं उठा सकता। जबकि असल फैक्टर जो कोई स्पाउस एक दूसरे के अंदर तलाश कर रहे होते हैं वो ये होते हैं कि क्या जो मेरा स्पाउस है वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता। कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि जो चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं क्या मेरे स्पाउस के अंदर हैं, ताकि हम मिल बांट कर एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता जो है वो बना सकें और एक दूसरे के साथ अच्छी मैरिज को एंजॉय कर सकें। सो कोई भी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला होता है, ये एक दूसरे को कंप्लीट तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमें एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक दूसरे का इन्फ्लुएंस ये है कि अगर कोई लड़की खाना अच्छा बनाती है और हस्बैंड जो है वो चाय बहुत अच्छी बनाता है तो उसको हस्बैंड की स्किल्स को एक्नॉलेज करना चाहिए और उससे वाइफ की स्किल्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई खातून वर्किंग है और सोच विचार बड़ा अच्छा कर लेती है या उसका मैथ्स बड़ा अच्छा है तो फिर उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए हस्बैंड को कि अच्छा मेरी वाइफ का मैथ्स बहुत अच्छा है तो क्या मैं इससे अकाउंट्स के कुछ कामों में मदद ले सकता हूँ, या मेरी वाइफ में ये एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है तो क्या मैं इससे कुछ हेल्प ले सकता हूँ। हमारे यहाँ ओवरऑल पाकिस्तान में और इवन दुनिया भर के अंदर मियाँ बीवी में एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करना भी एक काफ़ी बड़ा मसला है और हैप्पी कपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को भी एक्सेप्ट करते हैं बड़ी खुशदिली के साथ। और पाकिस्तान में या दुनिया भर में लड़कियां बड़ी जल्दी अपने हस्बैंड के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करती हैं, वो बड़ी जल्दी ये मानती हैं कि हस्बैंड उनका कमा कर लाएगा, या अगर उसको कोई भी चीज़ आती है या उसके घर वालों का ख्याल उसे रखना है। लेकिन हस्बैंड्स जो है उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि वो अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करें। जैसे अगर वाइफ के मेके में से कोई आता है तो हस्बैंड उसे टाइम देने की तरफ नहीं जाए तो ये भी उसका इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट ना करना है। या अगर बीवी के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, एबिलिटी है तो हस्बैंड
कहे कि जी तुम ज़्यादा अच्छा नहीं सोच सकती, या उसकी एबिलिटीज़ को निगेट करे, तो ये भी उसका इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सेप्ट करना नहीं है। ये जो बड़ी ट्रेंडिंग सी टर्म है हमारी एक सोलमेट की, ये कोई रियल फिनोमेना है या कोई अफसानवी सी ही बात है? आई थिंक सोलमेट जो है ये वो लोगों को शायद कंसिडर किया जाता है जो एक दूसरे के साथ मीनिंग को शेयर करते हैं, जिनकी कोई लाइफ का पर्पस एक जैसा होता है, जिनकी कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स बड़ी मैच कर रही होती हैं, जिनकी फिलॉसफी जिंदगी गुजारने की एक दूसरे के साथ मैच कर रही होती है। ये अफसानवी तस्वर ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी इसके अंदर थोड़ी कम है। आपका जो भी स्पाउस है, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं, आप उसी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी सोलमेट के इंतज़ार में हैं तो प्रॉब्लम रहेगी। फर्ज करें वो मिल भी जाएगा और अगर आपको रिश्ता निभाना नहीं आता तो तब भी मसाइल ही रहेंगे। सो बेसिक चीज़ है कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ें वर्क करती हैं, अगर आप उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो रखेंगे तो चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, चाहे कोई सोलमेट है या आपसे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ शख्स है, तो आप उसके साथ एक अच्छी मैरिज ज़रूर बना सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया के हर शख्स से कंसर्न है ये मौजू और देखने वाले भी इसको आज बहुत इन्जॉय करें। लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि इतना ही था तो नाजरीन अब हमें इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीक किसी और ऐसे ही मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।